अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहज़ाद व्लॉग्स। शहज़ाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं सरवत शाह साहिबा, जो कि खुद ही पाकिस्तान की फ़ाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आईं। मैडम, आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के हवाले से। ये टर्मिनोलॉजी पेरेंटिंग, क्या मतलब है इसका? जी। बिल्कुल खुद ही जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, खुद ही जो है वो अल्लामा इकबाल ने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया कि अपनी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन और ट्रांसेंडेंस की तरफ बढ़ना है। तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी जब शुरू होती है तब से वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है। हर ABCD सीखता है, फिर 3 लफ्ज़ों को मिला के वर्ड बनाना सीखता है, फिर वर्ड्स को मिला के जुमले बनाना सीखता है। इस तरह उसकी हमेशा एक इम्प्रूवमेंट की जर्नी रहती है। तो अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो उसमें क्या होता है कि हम अपना एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसको कॉलेज में ऑप्ट करते हैं, फिर 4 साल उसकी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर मास्टर्स भी करते हैं उसमें, फिर हम ट्रेनी जॉब में जाते हैं, वहाँ बड़ा रगड़ा खा के हम सीखते हैं काम, और फिर उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स करते ही रहते हैं ताकि हमें अच्छे प्रमोशंस मिलें और हम अपनी जो फील्ड है उसमें एक्सेलेंस हासिल करें। लेकिन आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम पेरेंट बनते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है कि हमें अल्लाह मियाँ ने माँ-बाप बनाया, तो उसमें हमारे पास कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई प्रीरेक्विज़िट, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, और हमारे हाथ में एक बहुत प्रेशियस जो है वो जान अल्लाह मियाँ की तरफ से आ जाती है। रिश्ते से मुंसलिक हो जाते हैं, बिल्कुल। बॉन्डिंग हो जाती तो है। पेरेंटिंग तो हमें नेचुरली जो है वो अल्लाह मियाँ की तरफ से एक पेरेंट का स्टेटस मिल जाता है। लेकिन अब हमारा क्या रोल है दुनिया में? हमेशा से ज़ाहिर है पेरेंटिंग हुई है और लोगों ने बच्चे पाले हैं और जनरेशन दर जनरेशन चलती रही है। लेकिन पहले और अब में मैं पेरेंटिंग के हवाले से फ़र्क आपको ये बताऊँगी कि पहले लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, कम्युनिटीज़ में, ट्राइब्स में रहते थे। एक बच्चे को 40, 400, 500 लोगों से इंटरेक्शन होता था, वो घर से बाहर निकलता था, जानवर, फूल, पौधे, सब चीज़ें उसको सिखाती थी बहुत कुछ। और वो इन सारी एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन, लोगों की ऑब्जर्वेशन, पड़ोस में क्या हो रहा है, डिफरेंट नेचर्स के लोग, हर तरह की चीज़ों से जो इन टीचर्स और स्टिमुलस लेके और बड़ा हो जाता था। सही। और उसको उसकी उसकी एक कंप्लीट पर्सनालिटी बन जाती थी क्योंकि उसने बहुत सारी जगहों से सीखा होता था। ये सब कुछ उसका स्कूल होता था। और आहिस्ता-आहिस्ता ये सारे जो रोल्स हैं वो डिवॉल्व होते गए, या स्पेशलाइज्ड फील्ड्स बन गई हैं। अगर आपको हेल्थ के लिए जाना है तो आपके लिए हॉस्पिटल है या क्लिनिक है या डॉक्टर है, तो आप उससे कंसल्ट करते हैं। अगर आपको एजुकेशन के लिए जाना है तो आप स्पेशलाइज्ड एक एनवायरनमेंट यानी स्कूल में दाखिला कराते हैं और वहाँ पे टीचर होता है जो कि आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस के मुताबिक पढ़ा रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी डिफरेंट नीड्स एक ही एनवायरनमेंट में पूरी हो। आपको हर नीड को पूरा करने के लिए, बच्चे को अगर फुटबॉल खेलना है तो आपको एक एनरिचमेंट सेंटर में एक अलग से एक जगह पे उसको एनरोल कराना पड़ेगा जहाँ पे वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करे। तो इस तरह आपको अलग अलग जगह आप प्रोफेशनली या कमर्शियली वो सारे रोल्स दे रही होती हैं। अब अगर एक बच्चे को एक स्कूल मिल गया जिसके अंदर उसकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसको कोई स्पोर्ट्स नहीं मिले जिससे उसकी फिजिकली वो वाली जो अग्रेशन और उसका एक जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, या फिजिकल स्पोर्ट्स से जो आप डिसिप्लिन सीखते हैं, जो एक मतलब पहले अनऑफिशियली हो जाता था, तो वो एनवायरनमेंट अगर नहीं मिला तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी जो कि उसको वैसे मिल जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो स्कूल वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करता था, तो आपकी वहाँ कोई ना कोई कमी रह जाएगी। इसी तरह अगर हेल्थ में आपको कोई एक सिचुएशन है जो कि डायग्नोस हो गई, जिस चीज़ का पता चल गया, आप डॉक्टर के पास चले गए और उसने आपको डायग्नोस कर दिया, तो ठीक है, आपको पता चल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी नेबर के घर गए और उन्होंने आपकी कोई ऐसी चीज़ आप नोटिस कर ली और आपको बता दिया, जो कि पहले बड़ी आसानी से इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। बच्चे आपने देखा होगा बड़े होते थे तो सिर्फ उनके अंदर एक सब्जेक्ट की स्पेशलिटी नहीं होती थी, बल्कि वो शेर व शायरी भी थोड़ी करते थे, थोड़ा ये भी, थोड़ा वो हर तरह की स्किल का एक एमैल्गमेशन होते थे। तो अब क्या होता है, तो थोड़ा एक रोबोटिक सिस्टम हो गया। तो जो स्पेशली जो ये सारी चीज़ें तो होती आ रही हैं, जो अब डिजिटल रेवोल्यूशन आई है और उसके बाद जो हम कोविड से गुजरे हैं, आप समझें ये 2 चीज़ों ने स्टैंप लगा दी है इस बात पे कि अब हमें पेरेंटिंग को सीरियसली लेना होगा, और जो पेरेंट का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर है और जो टीचर का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर है, उसको रिविजिट करना होगा। हम बच्चों को एक न्यूक्लियर फैमिली में 2 पेरेंट 2 बच्चों के साथ रह के उनको वो सब कुछ नहीं दे सकते जो उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली चाहिए। तो इसके लिए हमें पेरेंटिंग को रिविजिट करके, सीख के, समझ के, और अपने अपने एक साइड समझें आप डिप्लोमा इन पेरेंटिंग करना होगा सो दैट वी कैन बिकम गुड पेरेंट्स। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने अभी बात की डिप्लोमा इन पेरेंटिंग, तो क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि पेरेंट्स में होनी चाहिए? देखिए, जब एक इसको मैं इस तरह मिसाल दूंगी कि एक बच्चा जो है ना, इस वक्त ख़ास तौर से जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है, बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी आप समझे फिज़िकल जो हेल्थ है,
बच्चे को बुखार ना हो, बच्चे का खाना पीना, कितना उसको खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए। अब उसके चलने का वक्त आ गया या क्रॉलिंग का वक्त आ गया तो उसको क्रॉल नहीं कर रहा तो क्या करना है। चलने का वक्त आ गया तो हेल्दी एक टाइम पे चलना शुरू कर दे। फिर बोलने का वक्त आया तो अब वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा तो इंटरवेंशन करनी है। इसी तरह हर तरह की चीज़ जो फिजिकल चीज़ है, क्योंकि ये हम ऑब्जर्वेबल है और ये हमें नज़र आ रही होती है कि अब अगर एक साल के बच्चे से मैं कंपेयर करूँगी तो मेरे बच्चे की हाइट, वेट, मेरे बच्चे का चलना या ना चलना, बोलना या ना बोलना, वो कितने लफ्ज़ बोलता है, कितने लफ्ज़ बोलता है, वो फ़ौरन कंपेरेबल होगा। और इन सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा रिसर्च करके चार्ट्स बन चुके हैं, आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल फ़ौरन असेसमेंट करके बता देगा कि आपका बच्चा अपने माइलस्टोन्स के पीछे है या सही चल रहा है या आगे है या गिफ्टेड है। ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से असेस कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल ऑब्जर्वेबल चीज़ों को इस तरह ऑब्जर्व करना आसान होता है। अब जो एक इंसान है ना, उसकी लाइफ सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। इंसान जो है वो उसकी बॉडी, उसकी सोल, उसका माइंड, ये सब चीज़ें मिलके इंसान बनता है। तो जब हम अगर सिर्फ बॉडी को नरिश करते रहेंगे तो वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा, या कि मैं कहूँगी कि बैलेंस नहीं होगा उसकी लाइफ में। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट होती है ना, तो उस फिजिकल, जैसे अब दूसरी चीज़ जो जिसके ऊपर फोकस किया जाता है वो एकेडेमिक्स है। एकेडेमिक्स आप समझ लें अगर अपनी मेंटल या इंटेलेक्चुअल हेल्थ का एक छोटा सा पार्ट है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आप स्कूल जा रहे हैं। तो एजुकेशन पे इतना फोकस है कि बच्चा स्कूल जाएगा, फिर उसका ट्यूशन जाएगा, उसके बाद घर पे भी आके पढ़ेगा, फिर रीडिंग भी करेगा, फिर उसको अच्छे ग्रेड्स भी लाने हैं। ये मतलब पूरा जो फोकस है वो एकेडेमिक्स के ऊपर। तो अब अगर दो चीज़ें, आप फिजिकल हेल्थ और एकेडेमिक्स, ये दो चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे, और जो होलिस्टिक हेल्थ है वो डिमांड करती है कि इंसान की मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, उसको कोपिंग मैकेनिज्म्स, अपनी जो लाइफ के प्रॉब्लम्स आएंगे उससे डील करने के लिए जो उसको स्किल्स चाहिए वो भी डेवलप करना ज़रूरी है। इसी तरह इमोशनल हेल्थ है कि अगर आपको कोई किसी भी सिचुएशन में कोई बिग इमोशन का सामना हो जाता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, अपनी एज से बड़े इमोशन का सामना हो जाता है तो आप कैसे करेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इमोशनल हेल्थ के अंडर आती हैं। फिर स्पिरिचुअल हेल्थ है, आपका दीन, मजहब, वैल्यूज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने एनवायरनमेंट से सीखनी है, प्रैक्टिस करके सीखनी है, अपने बड़ों से सीखनी है, तो वो अगर रह जाए। और इसी तरह आपकी सोशल हेल्थ, यानी आपको जितना लोगों से मिलना चाहिए, जो आपका इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों से, जो आपके रिलेशनशिप्स होने चाहिए, उनकी जो इम्पोर्टेंस है। तो ये अगर ये पांचों चीज़ें कॉम्बिनेशन में बैलेंस में नहीं होंगी तो एक होलसम इंसान, होलिस्टिक इंसान नहीं बन पाएगा। तो ये वजह है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर फोकस। बिल्कुल। अच्छा, बात फोकस की हो रही है, तो जो बच्चे बढ़ते हुए हैं, जिनकी नशोनुमा हो रही है, तो पेरेंट्स का कितना बैलेंस और डिसिप्लिन जो उनका तबीयत के हवाले से, वो कितना फोकस करना ज़रूरी है? देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर ना इंसान की कोई भी स्किल जो है वो किसी काम की नहीं रहती। उसको कितनी भी आप एजुकेशन दे दें, अगर उसको सुबह उठना नहीं आता तो वो कभी भी कोई काम नहीं कर पाएगा। तो डिसिप्लिन और पेरेंट्स का ज़ाहिर है शुरू से ये चीज़ इनकलकेट करना बच्चे में बहुत ज़रूरी है। एज अ वैल्यू भी अगर आप इनकलकेट कर देते हैं ना, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए यूज़फुल होती है। और इंसान अगर ज़िंदगी में नहीं भी, बचपन में नहीं इनकलकेट, तो बाद में उसको कर लेता है इनकलकेट और यूज़ कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो बचपन से मैसेज जहन में होता है। तो अब ज़रूरत इस बात की है ख़ास तौर से कि पहले पेरेंट को पता हो, यानी यू शुड हैव अ प्लान। आप अपना पेरेंटिंग स्टाइल डिसाइड करें, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, पेरेंट फादर बिल्कुल डिफरेंट तरह के, मदर बिल्कुल डिफरेंट तरह की हैं, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो इससे हमें नहीं पता था कि क्या नुकसान होता है, लेकिन अब हमें पता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, उसके अंदर मैनिपुलेशन पैदा हो जाती है। दोनों का सेम पेज पे रहना बहुत ज़रूरी है। सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पेरेंट्स, यानी अगर दो पेरेंट्स हैं और उनको लग रहा है कि हम सेम पेज पे नहीं हैं, और बच्चे के सामने कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है वैल्यूज़ का किसी सिचुएशन में, किसी डिसिप्लिन मैटर में, तो उनको उस बारे में बात करनी चाहिए। यानी कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कि आपने खुद कम्युनिकेशन करनी है, और ये इससे आप बच्चे को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन रादर देन लिविंग इट लाइक दैट। तो आप क्या करेंगे कि ये आपके लिए ये इनफॉर्मल लर्निंग हो गई कि एक प्रॉब्लम आ रहा था, तो लड़ने झगड़ने के बजाय, बात बंद करने के बजाय, या खींचातानी बच्चे की करने के बजाय कि ये मेरी बात मानेगा, ये मेरी बात मानेगा, आप बड़े लोग जो मैच्योर एडल्ट्स हैं घर के, वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि देखो मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ, मेरे ये पॉइंट्स हैं इस बच्चे के लिए, ये इसके बेस्ट इंटरेस्ट में। फिर मदर भी अपना पर्सपेक्टिव रखें कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सिर्फ जिद नहीं है, वो इस वजह से है कि मुझे लगता है अगर वो ये करेगा तो ये बेनिफिट होगा। फिर दोनों उसको इवैल्यूएट कर लें कि इन दोनों चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा, हो सकता है इनका एक पॉइंट वीक हो, उनके दो पॉइंट, टेबल टॉक ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यू कैन कम टू द पॉइंट कि आप अपने दोनों मिलके बात करके बच्चे के बिल्कुल बेस्ट इंटरेस्ट में आप दोनों की जो बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो लेकर आए। अच्छा, अभी हमारी सोसाइटी में जो मेन
कॉज है या बड़ी चीज़ देखी गई है, बहुत कॉमन है, कम उम्र में भी शादी हो रही है बच्चों की। तो जो कम उम्र बच्चे जो पेरेंट बन जाते हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो कैसे फेस करें, कैसे उसको ओवरकम करें? अच्छा देखिए, कम उम्र मैं वैसे अर्ली मैरिज की प्रोपोनेंट हूँ, अब हो गई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी अर्ली, अब जो ज़माने के जो चैलेंजेस है ना, उसके हिसाब से आपको देखना होगा। अगर मैं किताब में लिख दूँ कि नहीं इस उम्र में शादी करनी चाहिए, 10 साल बाद ज़माना ही चेंज हो गया। तो मेरे उस कहने का, जो मेरे एनवायरनमेंट से जो मेरी लर्निंग या ऑब्जर्वेशन थी, वो उसके हिसाब से था। ये कोई कुरान और हदीस नहीं है कि मेरी बात को ही माना जाए। बात है आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से देखिए। अब बच्चे जिस तरह से चीज़ों से एक्सपोज्ड है ना, वो आप कोशिश करें कि उनको जल्दी, अगर उनकी एक एसोसिएशन हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब जब अर्ली शादी होती है और आप ज़ाहिर वालिदैन बन जाते हैं, तो इसके वही बात होती है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप ज़ाहिर अब आपका ज़ाहिर खुला ज़हन है, अभी आपके कोई ऐसे ख़यालात आपके ज़हन में नहीं बैठे हुए, बहुत आप रिजिड नहीं है किसी चीज़ में, आप फ्लेक्सिबल हैं, ओपन हैं चीज़ों के लिए, तो आप बहुत आसानी से नए-नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने बच्चों को लेकर चल सकते हैं आगे। और नुकसान ये है कि ज़ाहिर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उतना ज़माना नहीं देखा हुआ, दुनिया नहीं देखी हुई, सही गलत अच्छे बुरे उतने ऑब्जर्व नहीं किए हुए दुनिया में, तो वहाँ थोड़ी-सी कमी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा-सा, यानी पेरेंट्स तो ज़ाहिर 2 ही होते हैं, लेकिन एक पूरा आपका इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ द चाइल्ड। तो आपने जो आपकी फैमिलीज़ हैं, उनको हमेशा अपने जो छोटी फैमिली है उसके अंदर इंटीग्रेट रखना है, उनसे मशवरा लेना, उनसे बात करना, या इवन प्रोफेशनल्स से बात करना, कहीं कोई इशू आए तो फ़ौरन ओपिनियन लेना। तो अगर ये चीज़ कर ली जाए तो इवन वो जो एज का बैरियर है वो भी कवर हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे इफेक्टिव वेज़ हैं या ऐसे फ्लेक्सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को उनको मोल्ड करने में, पेरेंटिंग करने में पेरेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल हो? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं जैसे कह रही हूँ ना कि पेरेंट्स को भी कुछ अगर स्किल्स और ऐसी टेक्निक्स और टिप्स, ऐसी चीज़ें मिल जाएँ, तो वो अपनी जो देखिए, पेरेंट जो है ना, बच्चे का सबसे बड़ा वेल विशर पेरेंट ही होता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, चाहे उसके पास पेरेंटिंग की स्किल्स हो या ना हो, चाहे खुद वो मेंटल हेल्थ की अपनी सफ़र कर रहा हो, जो भी हो, लेकिन वो अपने बच्चे का भला ही चाहता है। और उससे ज़्यादा उसके बच्चे का भला कोई नहीं चाह सकता। चाहे वो किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाएँ, चाहे डॉक्टर के पास चले जाएँ, वो अपने काम के हिसाब से आपको बेस्ट एडवाइस देंगे, लेकिन बच्चे की जो वेल-बीइंग है ना, वो सबसे अच्छे पेरेंट ही चाहता है। अब बात ये है कि आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आप क्या करें? जैसे मैंने आपसे कहा, अगर एक पेरेंट के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो अपनी बेस्ट जो ख्वाहिशात है ना बच्चे की, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। वो उसको बता नहीं पाता कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, या बच्चे को रेप्रिमांड करता है या पनिश करता है, तो वो उसका बेस्ट इंटरेस्ट चाहते हुए कर रहा होता है। लेकिन जो अब की जनरेशन, जैसे इस वक्त आप देखें जेन ज़ी है, जेन अल्फ़ा अब तो घरों में है, छोटे-छोटे बच्चे सारे, अब वो जेन अल्फ़ा का सुनने का अंदाज़, क्योंकि ये डिजिटल सिटीज़न्स हैं, ये डिजिटल ज़माने के बच्चे हैं। तो इनका जो एक पैसिव स्टाइल है, जो ये रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, उससे वो क्या-क्या अज़्यूम करते हैं, तो आपको उनके अभी ज़हनों में क्या चल रहा है पता ही नहीं है। तो अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे ना, आप उनके लिसनर नहीं होंगे, उनकी बात सुनेंगे नहीं, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों के ज़हन में क्या चल रहा है, उनकी वोकैब्युलरी कितनी डेवलप हो चुकी है, उनको किन-किन चीज़ों के बारे में पता है। अब मसला क्या आता है, जब हम ये देखते हैं कि मेरे 6 साल के बच्चे को वो पता है जो मुझे 16 साल की उम्र में भी नहीं पता था, तो हम ऑफेंड हो जाते हैं। तो हमें ऑफेंड नहीं होना, वी हैव टू एम्ब्रेस दिस कि ये जनरेशन डिफरेंट है, इनके पास दे हैव अ प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जिसको ये खुद भी अभी प्रोसेस नहीं कर मैनेज पाते। कर रहे हैं। तो एज अ पेरेंट मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो उसकी बात सुनना और उसको बगैर जजमेंट के और पनिशमेंट के चीज़ को समझाना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ी स्किल है जो कि हर पेरेंट को सीखनी है। तो सीखने को तो बहुत कुछ है, स्क्रीन्स है, स्क्रीन्स का ओवर यूज़ है, उसके बारे में सीखना, एडिक्शन के बारे में सीखना, कम्युनिकेशन के बारे में सीखना, बच्चों की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में सीखना कि आपका बच्चा, अब बच्चे ना बहुत जल्दी रेडी हैं। आप देखिए फ्रीलांसर्स हैं, 13-13 साल के बच्चे बिलियनियर बन गए दुनिया में, तो उनको भी मनी मैनेजमेंट नहीं आती। तो आप फाइनेंशियल वो कैसे बच्चे को पास ऑन करेंगे? जब अर्ली शुरू करेंगे तो करेंगे ना। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डेवलपमेंटल नीड्स जो हैं, जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि बच्चा चल रहा है या बोल रहा है, ये चीज़ें तो ऑब्जर्वेबल है ना, हमें पता है, लेकिन बच्चे की जो इमोशनल नीड्स हैं, जो मेंटल नीड्स हैं, वो आपको एज के हिसाब से पता होनी चाहिए। तो जब आप उसको केटर करेंगे, उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक होलसम ह्यूमन बीइंग है। अच्छा, जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको क्या आप एडवाइस करें, क्या गाइडलाइन दें? जी, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, मतलब मैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी को याद करती हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं पेरेंट बनी थी, आई वाज वर्किंग इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद मैंने अपना, मतलब आप समझे, आई बिकेम अ फुल टाइम पेरेंट आफ्टर दैट, बिकॉज मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इसको पार्ट टाइम अपने जॉब के बाद थोड़े से टाइम में नहीं कर सकते।
तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक फीलिंग होती थी। आई रोट अ बुक ऑन पेरेंटिंग एज़ वेल। मैंने अपने जितने नोट्स थे, मुझे अक्सर ऐसा लगता था हम ट्रायल एंड एरर से पेरेंटिंग कर रहे हैं। हालाँकि हमारे यहाँ का बर्थ रेट जो है और हम जिस तरह से बच्चे जो है वो हमारे राइट, लेफ्ट एंड सेंटर हर जगह पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन हमें पेरेंटिंग के बारे में नहीं पता होता। तो मैंने अपनी जितनी चीज़ें मेरे जो सवाल ज़हन में आए, जो मैंने उनके जवाब जो ढूँढे और सारी चीज़ें, मैंने एक पेरेंटिंग पे बुक लिखी और उसको पब्लिश कराया। और उसके बाद फिर मैं इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट, तो मैंने थेरेपी खास तौर से सीखी, क्योंकि साइकोलॉजिकल एलिमेंट जो एक इंसान के, स्पेशली बच्चे की ज़िंदगी का होता है, वो हमें नहीं पता होता। तो वो जो क्यूरियोसिटी थी, उसकी वजह से मैंने ये कोर्स किया। और इवन पर्सनल डेवलपमेंट और अपने एक रीजनिंग भी थी। प्लस ये होता है कि जब ये सारी चीज़ों का मैग्नीफिकेशन होता है, जो मैंने फिर टीनेजर्स के साथ ही काम किया, यूथ के साथ काम किया, तो जो मुझे वो मिली इससे इनपुट, उससे मुझे ये लगा कि बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग बुक्स, सब चीज़ें दुनिया में अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जो वेस्टर्न बुक्स होती हैं ना, वो हमारी ईस्टर्न हाउस होल्ड के ऊपर फुली अप्लाई नहीं होती। हम वहाँ से इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह जो बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं, रिसर्चेज हैं, जो कि 50 साल पहले शुरू हुई थी। अब जो सैम्पल साइज वो था ना, वो हमारे इन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब अगर मैं एक मिलेनियल पेरेंट हूँ और मेरे बच्चे जेन जी और जेन अल्फा हैं, तो उनकी डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी लैंग्वेज, उनका सोचने का स्टाइल, उनकी वैल्यू, सब कुछ डिफरेंट है। तो अगर मैं अपना सब कुछ उनके ऊपर थोपती रहूँ कि जो है मैं इस एज में ये करती थी और मेरी तो ये अचीवमेंट्स थी और आपने बस वो, तो ये सिर्फ ट्रॉमा ट्रांसफर होगा, जनरेशन ट्रॉमा होगा और कुछ भी नहीं। अच्छा, इस वक्त मैडम एक बहुत बड़ा अलबिया है हमारी सोसाइटी का कि क्योंकि पेरेंटिंग बेहतर तौर पे नहीं हो पा रही, तो बहुत सारे कपल्स में, घरानों में, घर में देखा गया आसपास के, उनकी सेपरेशन हो जाती है, तलाक हो जाती है। तो उस सिचुएशन में बच्चे को या तो माँ खींच रही होती है, बाप खींच रहा होता है, डिफरेंट सिनेरियो लगे, या कहीं माँ छोड़ के चले जाती है, कई मसले होते हैं। तो वहाँ पे पेरेंटिंग को किस तरह देखा जाए, किया जाए, आप रोशनी डालें इस पर। बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं ये कहती हूँ कि 80% ऑफ डिवोर्स इज़ अवॉइडेबल अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर लें। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपना पुराना बैगेज, जो मेंटल इमोशनल बैगेज होता है, वो लेकर अपनी रिलेशनशिप में आते हैं और इसमें किसी का भी कसूर नहीं होता। यू जस्ट डू नॉट गेट अलॉन्ग बिकॉज़ आपका इमोशनल बैगेज आपको कंट्रोल कर रहा होता है, आपका पैटर्न आपको कंट्रोल कर रहा होता है। ज़ाहिर है, जब आप देखने में जो लग रहे होंगे या जिस तरह बिहेव कर रहे होंगे, दूसरा बंदा उससे ज़्यादा आपको अंदर से नहीं देख सकता। तो वो जो आपके एक तज़ाद होता है ना, आपकी जो आप कर रहे होते हैं और जो आप सोच रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं, उसकी वजह से बहुत सी रिलेशनशिप सफ़र करती हैं। जो मतलब मैं कहती हूँ 80% अगर हम इसके ऊपर काम कर लें, कपल काउंसलिंग हो जाए, तो ये चीज़ें अवॉइडेबल हैं। दूसरा ये होता है कि अगर जैसे आपने कहा कि अगर हो जाए ऐसी चीज़, कई जगह पे बहुत जायज़ और बहुत हक पे होती है ये चीज़ के पेरेंट्स अलग हो जाएँ या अलहदा हो जाएँ, तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चों पे क्या असर होता है इससे, आप देखिए, जब अगर एक पेरेंट एब्सेंट हो जाए, यानी एक ले बच्चों को या एक दूसरे से ना मिलने दे या एक छोड़ के चला जाए, तो ऐसे में अबैंडनमेंट एंग्जाइटी हो जाती है बच्चे को। और जब बचपन से ये एंग्जाइटी बच्चे के अंदर होती है, ज़ाहिर है उसको प्रोसेस करना ऐसा तो नहीं आसान होता है ना कि आप पहले दिन ही उसको थेरेपी देना शुरू कर देंगे और रेडी कर देंगे। जितनी भी आप बात कर लेंगे ना, ये खला है। ज़ाहिर है, बच्चे को अगर दोनों में से एक पेरेंट भी ना मिले तो उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी रह जाएगी। तो इस बात को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें और बच्चे को या तो फिर ज़ाहिर है दोनों मिलके पालें, या तो को पेरेंटिंग करें इवन डिवोर्स के बाद, या तो फिर ये एक दूसरा मसला ये होता है कि जो हमारे यहाँ दूसरी शादी होती है, चाहे फादर की या मदर की, तो उसमें भी वो स्टेप पेरेंटिंग का जो हमारा फेरी टेल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्नो वाइट वाला, वो हम लेकर आते हैं कि सौतेली माँ है और वो तो बहुत जालिम होगी और वो बच्चे से प्यार नहीं करेगी, या सौतेला बाप है तो वो बहुत जालिम होगा। तो ये इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि अगर दोनों लोग किसी भी वजह से सेपरेट हो जाते हैं, दे स्टार्ट अ न्यू लाइफ, तो वहाँ पे भी बच्चे को पूरी तरह इंटीग्रेट किया जाए। और जो एक पेरेंट वाला जो रोल है, क्योंकि सारे जिस घर में बच्चा रहेगा उसको वहाँ पे वो एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो जो भी पेरेंट, अगर स्टेप पेरेंट भी है, तो वो उस तरह से ही उस चीज़ को अदा करे। ये हमारा कल्चर भी सिखाता है चीज़, और ये हमारा दीन बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को सिखाता है कि जब आप एक रिलेशनशिप की आपको इजाज़त है और वो वैसे एक्सेप्टेबल है, जब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी, आप खुद दिल से एक्सेप्ट करेंगे, तो बच्चे को भी उसको एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। और ज़ाहिर है उसको उससे वो बेनिफिट्स और वो जो उसको सपोर्ट चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में, वो उसको उस रिलेशनशिप से मिल जाएगी। तो ये बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं कि जिसके ऊपर हमें ये सिचुएशन देखनी होती है। और ख़ास तौर पर ये कहते हैं कि कपल काउंसलिंग हो जाए ताकि अवॉइड हो सके। मैं बहुत हक में होती हूँ प्रिवेंटिव हेल्थ के, प्रिवेंटिव चीज़ें हो जाए, हम डैमेज होने के बाद उसको कंट्रोल करें, वो एक डिफरेंट बॉल गेम होता है। और अगर हो जाए तो भी जितना अर्ली इंटरवेंशन की जा सकती है, जितना अर्ली हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनी जल्दी कर दीजिए। जब पेरेंटिंग की बात हो रही है, फाइनली क्वेश्चन करूँगा कि पेरेंट्स किस तरह एक रोल मॉडल बन सकते हैं बच्चों के लिए? जी, मेरे ख्याल में अगर पेरेंट्स ये समझ जाएं कि वी आर ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस,
और जिस तरह बच्चे डेवलप हो रहे हैं उस तरह हमें भी पेरेंटिंग में अपने आप को हर साल प्रमोट करना है, कुछ ना कुछ नया सीख के, नए ज़माने की रिक्वायरमेंट्स को सीख के। तो सीखने का अमल कभी नहीं रोकना चाहिए, कभी भी अपने आप को अल्टीमेट और अथॉरिटी नहीं समझना। हमें हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि हमें अपने बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। और कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमने कोई ज़्यादती कर दी बच्चे के साथ, तो कभी भी उसको कवर ना करें, बल्कि कम अक्रॉस से सॉरी एंड स्टार्ट अगेन। ज़बरदस्त। जो लोग आपको अप्रोच करना चाहें काउंसलिंग के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से, थेरेपी के हवाले से, वो किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? जी, हमारा खुद ही का पेज है, फेसबुक पेज भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर्स भी हैं, यू कैन कॉल देम। आप अभी हमारा रमज़ान में फ्री कंसल्टेशन सेशंस 15 मिनट्स के हैं। आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता कि हमारी जो सिचुएशन है, क्या वो कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, क्या वो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हमें थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। तो हम वो 15 मिनट कंसल्टेशन सेशन फ्री दे रहे हैं अभी, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बाउंड्रीज़ की एडजस्टमेंट से, थोड़ी सी अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करके अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो आप उसके ऊपर ज़रूर काम करें। ज़बरदस्त। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने बहुत हमें मालूमात फ़राहम की पेरेंटिंग के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।